अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चूंकि आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन एक्सप्रेस, और इसी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में आज एक नया चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। आपकी केमिस्ट्री एनसीईआरटी का है ये, यूनिट नंबर 5th। और जेके बोर्ड में अगर हम देखेंगे इस चैप्टर के टोटल में कितने मार्क्स है, दैट इज 9 मार्क्स। और जो भी बेटा इस लेक्चर का पीडीएफ होगा वो आपको बेटा इस टेलीग्राम लिंक से मिलेगा। साथ में बेटा इस टेलीग्राम चैनल का बेटा क्यूआर कोड भी देके हैं, आप ज्वाइन कीजिएगा और वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप पीडीएफ। अब आप वहां से बोलोगे सर इसमें हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक तो वो वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आज तक बेटा पूछे गए और जिनके आने के चांसेस है, लेकिन कहां पर, जेके बोर्ड में। तो हम स्टार्ट कर लेंगे। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफाइन सिस्टम, एंड नंबर सेकंड क्या है, सराउंडिंग। यानी हमें सिस्टम को डिफाइन करना है और सराउंडिंग को डिफाइन करना है, और इसी सिस्टम और सराउंडिंग से बेटा इस चैप्टर का आगाज होता है। ठीक है, तो अगर हम पहले देख लेंगे बेटा, मैं एक टर्म बेटा बोर्ड पे लिखूंगा, आप देखिएगा बेटा मैंने लिखा बेटा क्या, यूनिवर्स। लेकिन आप बोलोगे वहां से सर हमें तो डिफाइन करना है सिस्टम और सराउंडिंग को, तो आपने क्यों लिखा यूनिवर्स। ध्यान देना बेटा, यहां पर मैंने लिखा यूनिवर्स, तो हम लिखेंगे साथ में यूनिवर्स जो होता है यह होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। लेकिन जब मैंने यहां पर लिखा यूनिवर्स, तो आप बेटा इसको जियोग्राफी का यूनिवर्स नहीं समझ लेना, यह बेटा थर्मोडायनेमिक्स का यूनिवर्स है। अब मुझे बोलिएगा यूनिवर्स किस किस का बना है, सिस्टम का और सराउंडिंग का। सिस्टम किसका पार्ट, यूनिवर्स का। सराउंडिंग किसका पार्ट, यूनिवर्स का। तो अगर मैं आपको सिंपली बोलूंगा सिस्टम क्या है, तो आप बोलोगे सर इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। मैं बोलूंगा सराउंडिंग क्या है, तो आप बोलोगे सर इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। लेकिन है क्या सिस्टम, है क्या सराउंडिंग, वो बेटा यहां पर देख लेंगे। तो मैं लिखूंगा बेटा सिस्टम। ध्यान देना, वो वाला पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, उसी को हम बेटा क्या नाम बोलते हैं, सिस्टम। जैसे आपके सामने मैं इस टाइम पे अंडर ऑब्जर्वेशन हूं, क्योंकि आपने पहले जब लेक्चर देखा तो आपने ये देखा कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, मैं कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं किस तरीके से लिख रहा हूं। दैट मीन्स आई एम अंडर ऑब्जर्वेशन। तो आपके लिए मैं बन जाता हूं क्या, सिस्टम। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से बेटा जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन हो, उसी को बेटा हम क्या नाम बोलते हैं, सिस्टम। तो अगर मैं बोलूंगा सिस्टम, तो पहले मैं क्या बोलूंगा, पार्ट ऑफ यूनिवर्स। पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, उसी को हम नाम क्या बोलते बेटा, सिस्टम। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा सिस्टम के रिलेटेड, इट कैन बी सॉलिड। सिस्टम बेटा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी हमारे पास सिस्टम बेटा सॉलिड भी हो सकता है, हमारे पास बेटा सिस्टम लिक्विड भी हो सकता है, और हमारे पास बेटा सिस्टम गैस भी हो सकता है। अब मुझे बोलेगा सिस्टम ये वाला पार्ट होता है विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, और जो बाकी बचा पार्ट उसको हम क्या नाम बोलते हैं, सराउंडिंग्स। यानी हम बोलेंगे बेटा सराउंडिंग क्या होता है, तो हम बोलेंगे रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, उसी को हम नाम बोलते बेटा क्या, वी कॉल्ड दैट एज सराउंडिंग। ध्यान देना बेटा, यहां पर मान लो बेटा 2 मिनट के लिए मैंने यहां पर बेटा एक क्लोज्ड कंटेनर बना लिया। मान लो इसमें बेटा या तो हम सॉलिड लेंगे, या तो हम लिक्विड लेंगे, या तो हम बेटा गैस लेंगे। तो अगर इसमें बेटा 2 मिनट के लिए मान लो बेटा इसमें कोई गैस है, तो इसमें कोई गैस है, तो हम उस चीज को क्या नाम बोलेंगे बेटा, सिस्टम। ठीक है, अब मुझे बोलेगा बेटा सिस्टम से बाहर क्या होता है,
सिस्टम के बाहर बेटा हमारे पास होती है व्हाट वी कॉल एज सराउंडिंग। सिस्टम से बाहर बेटा हमारे पास क्या होते हैं? सराउंडिंग। और इन दोनों को बेटा हम कंबाइन करके क्या नाम बोलते हैं बेटा? इन दोनों को हम कंबाइन करके नाम बोलते हैं बेटा व्हाट वी कॉल्ड एज यूनिवर्स। इन दोनों को हम कंबाइन करके क्या नाम बोलते हैं? यूनिवर्स। अच्छा मुझे बोलिएगा बेटा, अगर सिस्टम कुछ करेगा तो उसका इफेक्ट कहां पर पड़ेगा? सराउंडिंग पे। अगर सराउंडिंग कुछ करेगा तो उसका इफेक्ट कहां पर पड़ेगा? सिस्टम पे। 2 मिनट के लिए मान लो अगर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो किसकी वजह से हो जाएगा? सराउंडिंग की वजह से। बात समझ में आ रही है ना? अगर सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है तो जरा मुझे बोलेगा सिस्टम को कौन डिस्टर्ब करेगा? सराउंडिंग। लेट अस सपोज 2 मिनट के लिए मान लो सिस्टम ने हीट लूज की, सिस्टम ने हीट लूज की तो उसको कौन गेन करेगा? सराउंडिंग। अच्छा सराउंडिंग ने हीट लूज की, उसको कौन गेन करेगा? सिस्टम। यानी कहने का मतलब हुआ जो सिस्टम होगा ये हमेशा इंटरेक्ट करता है किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। सिस्टम हमेशा इंटरेक्ट करता है किसके साथ बेटा? सराउंडिंग के साथ। अब मुझे बोलेगा बेटा अगर ये सिस्टम है, ये क्या है? सराउंडिंग। क्या सिस्टम और सराउंडिंग को कोई सेपरेट करता है? तो आप बोलोगे हां सर। मैं बोलूंगा क्या? तो आप बोलोगे सर जो व्हाइट लाइन आपने बनाई वही सेपरेट करता है। बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। तो इस चीज को हम नाम बोलते बेटा, इस चीज को हम नाम बोलते बेटा, ये जो व्हाइट लाइन यहां पर बेटा हमने खींची वी कॉल्ड दैट एज बाउंड्री। यानी अगर आपको पूछा जाएगा बाउंड्री क्या होती है तो आप बोलोगे सर बाउंड्री होती है जो सेपरेट करेगा सिस्टम को किससे? सराउंडिंग से। इज दिस क्लियर? शाबाश। यानी कहने का मतलब एक चीज बेटा याद रखेगा, जब भी सिस्टम इंटरेक्ट करेगा वो किसके साथ करेगा? सराउंडिंग के साथ। यानी अगर सिस्टम देगा तो ऑब्वियसली बेटा सराउंडिंग लेगा। यानी अगर सिस्टम देगा हीट तो ऑब्वियसली बेटा सराउंडिंग लेगा हीट। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा अगर सराउंडिंग देगा हीट तो सिस्टम लेगा हीट। बात समझ में आ रहा है ना? यानी सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाएगा किसकी वजह से? सराउंडिंग की वजह से। यानी सिस्टम अगर इंटरेक्ट करेगा किसकी वजह से बेटा? किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो यह था बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन कि सिस्टम किसको बोलते हैं और सराउंडिंग किसको बोलते हैं। चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज डिफाइन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ध्यान देना बेटा, हमने पहले ही बोला सिस्टम बेटा हमारे पास सॉलिड हो सकता है, सिस्टम हमारे पास लिक्विड हो सकता है, या सिस्टम हमारे पास गैस हो सकता है। इज दिस क्लियर? यहां पर देख लो, मान लो बेटा ये हमारे पास, ध्यान देना बेटा, मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है, मान लिया बेटा, शाबाश। इस कंटेनर में बेटा हमने यहां पर एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया। इज दिस क्लियर? और इसमें हमने कोई गैस रख लिया बेटा, मान लो। वो जब मैं बोलूंगा ना मान लो बेटा, कभी कश्मीरियों का भी मान लिया करो। तो यहां पर बेटा हमने लिखा कि इसमें हमने कोई गैस लिया और यहां पर बेटा हमने लिया 22 ग्राम्स ऑफ CO2। अब यहां देखिए, क्या जो ये गैस अंदर है क्या ये सिस्टम है? हां। क्या बाहर सराउंडिंग है? हां है। इज दिस क्लियर? और यहां पर बेटा आपने एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया, तो आप बोलोगे सर हम क्यों मूवेबल पिस्टन लगा देते हैं? चलो हटा देते हैं मूवेबल पिस्टन को, इसके बगैर देख लो बेटा। यानी कहने का मतलब हुआ बेटा आपके पास एक क्लोज्ड गैसियस सिस्टम लिया, आपके पास एक क्लोज्ड गैसियस सिस्टम लिया। जरा मुझे बोलेगा कितने ग्राम्स आपने लिए? 22 ग्राम्स, मगर CO2 गैस। जरा मुझे बोलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 किसके बराबर आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है बेटा? 22 डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है? 44। तो ये आ जाएगा 1/2, लेकिन 1/2 क्या? मोल। अच्छा मुझे बोलेगा एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na। 2 मोल में कितने होते हैं? 2 इंटू Na। 3 में कितने होते हैं? 3 इंटू Na। 1/2 मोल में कितने होंगे? 1/2 इंटू Na। तो यहां पर हम लिख लेंगे बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हम लिखेंगे बेटा? 1/2 इंटू Na। इतना ही होगा। क्या हम बोलेंगे बेटा दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या हम बोलेंगे बेटा दैट इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10 की पावर 23। क्या इस सिस्टम में बेटा इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे? हां होंगे। मान लो बेटा 2 मिनट के लिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बेटा आपने
H2O लिया, पानी लिया, ले लो ना बेटा इसमें पानी लिया, तो अगर मैं आपको बोलूंगा लेट अस सपोज बेटा आपने 18 ग्राम्स ऑफ H2O लिक्विड लिया, 18 ग्राम्स ऑफ H2O लिक्विड, इज दिस क्लियर? जरा मुझे बोलिएगा बेटा अगर आपके पास मास दे गया है, क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आता है? मोल कांसेप्ट में सिखाया है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? गिवन मास कितना है? 18 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है? 18, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1, लेकिन 1 क्या? 1 मोल। अच्छा मुझे बोलिएगा एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? Na। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? Na। जरा मुझे बोलिएगा बेटा, फिर बोलिएगा देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू Na, और वो किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा मुझे बोलिएगा बेटा क्या ये हमारे पास, बात समझ लेना बेटा, क्या ये हमारे पास सिस्टम है? बोल दो हां या ना। क्या ये हमारे पास बेटा एक गैसियस सिस्टम है? हां है। क्या ये एक क्लोज्ड गैसियस सिस्टम है? हां है। जरा मुझे बोलिएगा बेटा यहां देख लो, मैंने ऑलरेडी बोला जो सिस्टम होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। जरा मुझे बोलिएगा बेटा क्या ये सिस्टम हमारे पास है? हां है। क्या ये सिस्टम हमारे पास है? हां है। अच्छा मुझे बोलिएगा इस सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इस सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? क्या स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? तो आप बोलोगे सर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड। फिर आप मुझे बोलिएगा क्या ये सिस्टम है? हां है। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स? सर इसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिस सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसी सिस्टम को बेटा दुनिया में कहा जाता है कौन सा सिस्टम? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो अगर मैं बोल दूंगा ये कौन सा सिस्टम, तो आप बोलोगे सर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैं बोलूंगा ये कौन सा सिस्टम, तो आप बोलोगे सर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो अगर मुझे डिफाइन करना होगा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, कौन सा सिस्टम? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो आप क्या बोलोगे? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? यहां पर देखिए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, तो आप बोलोगे a system which consists of large number of chemical species, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज होंगे बेटा, वी कॉल दैट एज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ब्रैकेट में लिख लें बेटा एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स। या तो एटम्स होंगे, या तो मॉलिक्यूल्स होंगे, या आयन्स होंगे। वी कॉल दैट सिस्टम एज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब मुझे बोलिएगा बेटा क्या ये एक गैसियस सिस्टम है? हां। क्या ये एक गैसियस सिस्टम है? हां। फिर से बोलिएगा क्या ये एक गैसियस सिस्टम है? तो आप बोलोगे सर हां है। मैं बोलूंगा इसकी कोई प्रॉपर्टी बोल दो, तो आप बोलोगे सर शौक से क्यों नहीं, इसकी प्रॉपर्टी है प्रेशर। तो आप बोलोगे सर क्यों नहीं, इसकी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। तो आप बोलोगे सर इसकी एक प्रॉपर्टी हम लिखेंगे टेंपरेचर। आप लिखोगे सर इसकी हम और एक प्रॉपर्टी लिखेंगे दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। बोलो हां या ना। यही 4 हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जरा मुझे बोलेगा, मैं बोलूंगा क्या ये एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, तो आप बोलोगे हां सर है। मैं बोलूंगा इसकी कोई प्रॉपर्टी बोल दो, तो आप बोलोगे सर ठीक है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ है, और वही बोलोगे ना। आप बोलोगे सर इसकी डेंसिटी कुछ है, आप बोलोगे सर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, इसकी विस्कोसिटी कुछ है, और यही बोलोगे ना, इसकी विस्कोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बोलोगे ना, ये तो प्रॉपर्टीज आप लिखते हो। अच्छा मुझे बोलेगा ये जो आपने लिखा प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर, नंबर ऑफ मोल्स, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो भी बेटा आप लिखोगे, जैसे बेटा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये किसकी प्रॉपर्टीज आप लिखते हो? सर ये तो हम इन सिस्टम्स की लिखते हैं। अच्छा ये कौन से सिस्टम्स है? तो आप बोलोगे सर दीज आर द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज है। अच्छा मुझे बोलिएगा अगर एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, अगर एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, उस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होंगी बेटा उनको हम क्या नाम बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। यहां पर लिखिएगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज।
अच्छा मुझे बोलेगा, जब मैं लिखूंगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, क्या ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है? हां है। तो हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, properties of a macroscopic system are called macroscopic properties, are called macroscopic properties. जो भी प्रॉपर्टीज एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की होंगी बेटा, वी कॉल दोज एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे बेटा मैं एग्जांपल लिख लेता हूं यहां पर। एग्जांपल बेटा क्या आ जाएगा? जैसे बेटा हमारे पास है प्रेशर, जैसे वॉल्यूम हमारे पास, जैसे टेम्परेचर हमारे पास, जैसे बेटा नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास, जैसे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास, जैसे बेटा डेंसिटी हमारे पास, जैसे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास। एटसेट्रा। अच्छा मुझे बोलिएगा ये किन की प्रॉपर्टीज है बेटा? ये एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज है। तो आप बोलोगे सर हमें तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम डिफाइन करना था, तो वो तो आपने किया, फिर आपने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्यों डिफाइन किए? शौक हुआ मेरा तो मैंने बेटा डिफाइन किया कि जो भी प्रॉपर्टीज एक मैक्रो, यानी दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। बात समझ लेना, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। उन प्रॉपर्टीज को बेटा नाम दिया जाता है, कौन सी प्रॉपर्टीज? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए बेटा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, गिव 2 एग्जांपल्स इन ईच केस। ध्यान देना बेटा, यहां पर अगर मैं बोल दूंगा बेटा, यहां पर मैं लिख लेता हूं, मैं बोलूंगा बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्या लिखा मैंने? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जरा मुझे बोलिएगा बेटा, क्या आप सबको पता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो आप बोलोगे सर हां है। क्या होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? तो आप बोलोगे सर दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैं बोलूंगा कौन कौन सी? तो आप बोलोगे सर प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर, नंबर ऑफ मोल, जो भी बेटा आप बोल दोगे। ये प्रॉपर्टीज एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की है, बोलो हां या ना? हां। इन्हीं को बेटा हम 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को बेटा लाला बोलता है क्या बेटा? वी कॉल्ड दीज एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और दूसरे को हम नाम बोलते बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक को हम नाम बोलते बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरे को हम नाम बोलते बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अच्छा अगर आपको बेटा पूछा जाएगा व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो आप बोलोगे दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैं बोलूंगा व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो आप बोलोगे दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। यानी ये भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज, ये भी बेटा सिस्टम की प्रॉपर्टीज, लेकिन किस सिस्टम की प्रॉपर्टीज? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज। लेकिन सर हमें बोल दो एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है। 2 मिनट बेटा बोर्ड पे आइएगा, 2 मिनट यहां देख लो, 2 मिनट। मान लो बेटा ये हमारे पास कोई क्लोज्ड कंटेनर है। ये हमारे पास क्या है बेटा? एक क्लोज्ड कंटेनर हमारे पास। इज दिस क्लियर? मैं एक काम कर लेता हूं, मैं मान के चलूंगा बेटा जो इस सिस्टम का प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1 atm। कितना प्रेशर है? 1 atm। चलिए बेटा इसका जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 10 लीटर्स और इसका जो टेंपरेचर है बेटा दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। चूंकि हम सेल्सियस में काम नहीं कर लेते, हम केल्विन में यूज कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे 298 केल्विन। अच्छा मुझे बोल दो बेटा, इसको डिवाइड कर लेंगे, इसके 2 टुकड़े कर देंगे। कर दो ना 2 टुकड़े, वेरी गुड किए। मैं बोलूंगा इसका, मुझे बोलेगा प्रेशर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर प्रेशर फिर भी 1 atm रहेगा। यहां पर प्रेशर कितना रहेगा? 1 atm। क्या प्रेशर हाफ हुआ? नहीं। फिर मुझे बोलेगा यहां पर वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 5 लीटर्स। इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 5 लीटर्स। अच्छा मुझे बोलेगा इसका टेंपरेचर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 25 डिग्री सेल्सियस। इसका भी टेंपरेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। जरा मुझे बोलेगा बेटा क्या आपने बेटा सिस्टम को हाफ किया? हां किया। क्या आपने बेटा सिस्टम को हाफ किया? हां किया।
बात समझ लेना बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यही तीन से हम समझा देंगे। क्या आपने बेटा प्रेशर को हाफ किया? हां। क्या आपने बेटा सिस्टम को हाफ किया? हां। क्या प्रेशर हाफ हुआ? तो आप बोलोगे सर नहीं, प्रेशर हाफ नहीं हुआ। क्या आपने बेटा सिस्टम को हाफ किया? हां। क्या वॉल्यूम हाफ हुआ? तो आप बोलोगे सर हां, वॉल्यूम हाफ हुआ। मैंने बोला क्या आपने सिस्टम को हाफ किया? तो आप बोलोगे सर हां। क्या टेम्परेचर हाफ हुआ? नहीं, तो टेम्परेचर हाफ नहीं हुआ। अच्छा, अगर आप सिस्टम को हाफ कर दोगे तो हाफ क्या हुआ? वॉल्यूम। तो कैन यू से जो वॉल्यूम होता है इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ए सिस्टम। वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ए सिस्टम। क्या प्रेशर और टेम्परेचर भी बेटा साइज पे डिपेंड करता है? प्रेशर और टेम्परेचर बेटा साइज पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है इट डिपेंड्स ऑन द साइज। तो अब मुझे बोलेगा डिफाइन किस प्रॉपर्टी को करना है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। जो वॉल्यूम हमारे पास है बेटा, इसको हम नाम बोलते बेटा एक्सटेंसिव। ये हमारे पास एक्सटेंसिव होता है। और जो प्रेशर हमारे पास होता है बेटा, वी कॉल्ड इट एज इंटेंसिव। और जो टेम्परेचर हमारे पास है, ये भी हमारे पास क्या कहलाता है? इंटेंसिव। यानी फिर मुझे बोलिएगा बेटा, तो आप बोलोगे सर ठीक है, फिर आया समझ में। जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करेगा उसको नाम दिया जाता है एक्सटेंसिव, और जो साइज पे डिपेंड नहीं करता है उसको नाम दिया जाता है इंटेंसिव। यानी अगर मैं बोलूंगा बेटा पहले एक्सटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जरा मुझे बोलेगा बेटा आप क्या लिखोगे? एक्सटेंसिव किसको हम बोलते हैं? एक्सटेंसिव। तो क्या आप बोलोगे एक्सटेंसिव होता है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, the properties which depends on size or mass of a system, which depends on mass or size of a system। और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, जरा मुझे बोलेगा दूसरा हमारे पास क्या है? व्हाट वी कॉल एज इंटेंसिव। जरा मुझे बोलिएगा बेटा, अगर आपको पूछा जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो आप बोलोगे दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन साइज और मास ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, शाबाश। जरा मुझे बोलिएगा बेटा दूसरा पॉइंट बेटा एक्सटेंसिव के रिलेटेड, इनका बेटा एडिटिव इन नेचर होता है। यानी जिसका एडिटिव नेचर होता है उसका सब्ट्रैक्टिव नेचर भी होता है। एडिटिव इन नेचर, इनको हम ऐड कर सकते हैं। जरा मुझे बोलेगा यहां पर बेटा दूसरा पॉइंट लिखेगा नॉन एडिटिव इन नेचर। नॉन एडिटिव इन नेचर, इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा मुझे बोलेगा बेटा यहां देख लो एग्जांपल बेटा कौन सा हमारे पास एक्सटेंसिव में आ जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एनर्जी। एनर्जी में बेटा सारे आते हैं, इंटरनल एनर्जी भी आती है, एंथैल्पी भी आती है, एंट्रोपी भी आती है, गिब्स फ्री एनर्जी भी आती है, यानी वो भी एनर्जी होते हैं। एनर्जी, वॉल्यूम कमा मास, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाम बोलते बेटा क्या? ईवीएम। एनर्जी, वॉल्यूम, मास जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? एक्सटेंसिव। फिर नॉन एडिटिव इन नेचर हमारे पास कौन कौन सा होता है? एग्जांपल लिखिएगा बेटा। एग्जांपल बेटा हमारे पास जैसे प्रेशर, जैसे टेम्परेचर हमारे पास, जैसे डेंसिटी हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। डेंसिटी या कंसंट्रेशन टर्म्स, इनका कौन सा नेचर होता है बेटा? व्हाट वी कॉल्ड एज इंटेंसिव नेचर। ठीक है, अब यहां देख लो। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्या? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, और दूसरा हमारे पास है व्हाट वी कॉल्ड एज एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब यहां देख लो
जरा मुझे बोलिएगा बेटा, हमें किसको डिफाइन करना है? आइसोथर्मल प्रोसेस को। ध्यान देना, मान लो बेटा ये हमारे पास कोई क्लोज्ड गैशियस सिस्टम है, क्लोज्ड गैशियस सिस्टम, ये हमारे पास क्लोज्ड गैशियस सिस्टम है कोई। जरा मुझे बोलिएगा बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट बेटा हमारे पास कौन कौन सी अब ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है कि अब ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बेटा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स डील करता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के साथ। अच्छा, इसकी बेटा कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास है? आप लिखोगे सर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। इनको हम बेटा नाम बोलते बेटा स्टेट वेरिएबल्स भी, क्योंकि इनसे हम सिस्टम के हालात बदल सकते हैं। इनको हम बेटा क्या नाम बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स, क्योंकि इनसे हम सिस्टम के हालात बदल सकते हैं। अब चूंकि अगर ये क्लोज्ड है, ये क्या है बेटा? क्लोज्ड, यानी क्लोज्ड होने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कांस्टेंट। फिर इसमें कितने वेरिएबल्स? तो आप बोलोगे सर 3 वेरिएबल्स है, यानी 3 का वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूं। किस किस का बेटा? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। किस किस का वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। यानी ये 3 हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स, और इनको हम बेटा नाम बोलते बेटा स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स होने का मतलब हुआ इनसे हम सिस्टम के हालात बदल सकते हैं। अच्छा, मुझे बोलिएगा, अगर आपको यह पूछा जाएगा राइट द 3 इंपॉर्टेंट स्टेट वेरिएबल्स फॉर ए सिस्टम, फॉर एन क्लोज्ड गैशियस सिस्टम, तो आप बोलोगे सर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब कोई प्रोसेस हुई जिसमें लाला ये कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट? टेम्परेचर। अब कोई प्रोसेस हुई जिसमें लाला ये कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट? टेम्परेचर कांस्टेंट। उस प्रोसेस को बेटा क्या नाम दिया जाता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कहने का मतलब हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर मैं लाला यहां पर लिख लेता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, temperature remains constant throughout the process. Throughout the process. Temperature remains constant throughout the process. अच्छा, मुझे बोलिएगा बेटा, एक चीज मुझे बता दो। लेट अस सपोज पहले टेम्परेचर है T1, कितना है? T1। फिर टेम्परेचर चला गया T2 पे, फिर उसके बाद टेम्परेचर फिर से पहुंचा T1 पे। अगर आपको यह पूछा जाएगा कि इस पूरी प्रोसेस में ए से ए बी सी, जब सिस्टम ए से सी तक चला गया, क्या टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहा? नहीं। क्या यह आइसोथर्मल प्रोसेस है? नहीं। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस कब बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा तब बोला जाएगा जब यह लिख के होगा बेटा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन कहां पर बेटा? थ्रू आउट द प्रोसेस, इन द होल प्रोसेस। मगर यहां पर पहले और लास्ट पे सेम है, थ्रू आउट प्रोसेस तो नहीं। तो क्या अगर आपको पूछा जाएगा ये आइसोथर्मल है, तो आप बोल दोगे लाला नहीं होगा। फिर मुझे बोलेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जो हमारे पास होगा, क्या वो हमारे पास होगा डेल्टा टी का वैल्यू 0 होगा? तो पहले तो मोस्ट अप्रोक्सीमेट करके बेटा, मोस्ट अप्रोप्रिएटली बेटा हम लिखते हैं डी टी इज इक्वल टू 0 फॉर विच प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यह हुआ पहला हमारे पास डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस। दूसरा क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस। दूसरा हमारे पास है जिसको हम नाम बोलेंगे बेटा व्हाट वी कॉल्ड एज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। मान लो बेटा 2 मिनट के लिए यह सिस्टम हमारे पास है। चलो यहां पर बेटा एक मूवेबल पिस्टन हम लगा देते हैं। मान लो, जरा मुझे बोलेगा बेटा अगर यह सिस्टम हमारे पास है, यह हमारे पास है सिस्टम,
ठीक है, बाहर क्या हमारे पास है बेटा, बाहर हमारे पास क्या है, सराउंडिंग। जरा मुझे बोलेगा सिस्टम और सराउंडिंग को कौन सेपरेट करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ बाउंड्री और वॉल। ठीक है, जरा मुझे बोलेगा अगर मैं बोलूंगा सिस्टम हीट लूज करेगा, उसको कौन गेन करेगा, सराउंडिंग। अच्छा, सराउंडिंग बेटा लूज करेगा, उसको कौन गेन करेगा, सिस्टम। अब यहां पर मैं लगा देता हूं बेटा नॉन कंडक्टिंग वॉल। क्या लगा देता हूं बेटा, नॉन कंडक्टिंग वॉल। सर वो क्या हुआ नॉन कंडक्टिंग वॉल, नॉन कंडक्टिंग वॉल का मतलब होता है एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल मैंने यहां पर लगाया बेटा एक नॉन कंडक्टिंग वॉल। इसको बेटा हम यहां पर बोल देंगे बेटा एडियाबेटिक वॉल। यह है एडियाबेटिक वॉल। अच्छा मुझे बोलिएगा बेटा अब क्या यहां पर बेटा लेट अस सपोज ये पिस्टन बाहर निकलेगा 2 मिनट के लिए मान लो, या ये पिस्टन नीचे आ जाएगा मान लो, क्या सिस्टम अपनी हीट बेटा सराउंडिंग को दे सकता है, नहीं। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि यहां पर लगे हुए कौन से वॉल, एडियाबेटिक वॉल, जिनको हम नाम बोलते बेटा, और जिनको हम नाम बोलते बेटा नॉन कंडक्टिंग वॉल। नॉन कंडक्टिंग वॉल जिनको हम नाम बोलते बेटा नॉन कंडक्टिंग वॉल। जरा मुझे बोलिएगा बेटा क्या यहां पर बेटा हीट एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज होगा, तो आप बोलोगे सर हीट एक्सचेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कौन से वॉल्स लगे हुए, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, तो आप बोलोगे प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट एक्सचेंज, देयर इज नो हीट एक्सचेंज between the system process, between the system and surroundings. Between the system and surroundings. फिर आप मुझे बोलेगा दूसरा पॉइंट मुझे बोलेगा क्यू एक्सचेंजेड कितना होगा, जरा मुझे बोलेगा हीट एक्सचेंजेड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर हीट एक्सचेंजेड इज इक्वल टू 0। मगर किस किस के बीच में हीट एक्सचेंज, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बेटा हीट एक्सचेंज कितनी होगी बेटा, 0। देन वी कॉल दैट प्रोसेस एज, कौन सी प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। आगे जाके बेटा फिर से मैं आप लोगों को एक बार ये फिर से बोल दूंगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, तो आप उस टाइम पे बोलिएगा सर क्यू का वैल्यू 0 होता है। मगर ये क्यू का वैल्यू 0 जो होता है, ये क्यू हकीकत में क्या होती है, हीट एक्सचेंज किस किस के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज डिफाइन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चलिए बेटा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को बेटा या तो हम यू से डिनोट करते हैं या तो हम बेटा ई से डिनोट करते हैं। अच्छा आपके कहने का क्वेश्चन का मतलब हुआ बेटा आपको खाली इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करना है कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। ठीक है, यहां देख लेना, मान लो 2 मिनट के लिए मान लो बेटा ये कोई हमारे पास गैशियस सिस्टम है। क्या ये एक क्लोज्ड गैशियस सिस्टम है, क्या ये एक क्लोज्ड गैशियस सिस्टम है, हां है। जरा मुझे बोलेगा ये किन का बना होगा, तो आप बोलोगे सर या तो ये एटम्स का बना होगा या तो ये मॉलिक्यूल्स का बना होगा, या तो ये एटम्स का बना होगा या तो ये मॉलिक्यूल्स का बना होगा। क्या ये एक क्लोज्ड गैशियस सिस्टम है, तो आप बोलोगे हां है। अब ये किसका बना होगा, या तो ये एटम्स का बना होगा या तो ये मॉलिक्यूल्स के का बना होगा। क्या उन एटम्स के साथ कुछ एनर्जी होगी, हां होगी। क्या उन मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ एनर्जी होगी, हां होगी। जब आप उस सारी एनर्जी का सम कर लेते हो, जब आप उस सारी एनर्जी का सम कर लेते हो, उसी को बेटा नाम दिया जाता है इंटरनल एनर्जी। सर फिर जो इंटरनल एनर्जी होती है, क्या इंटरनल एनर्जी होती है, इट इज द समेशन, इट इज द समेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी,
समेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, बस इतना ही नहीं, एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड एसोसिएटेड with the atoms or molecules of a system. जरा मुझे बोलेगा बेटा, यानी कहने का मतलब हुआ इसमें जो हमारे पास एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, जो उनके साथ टोटल एनर्जी होगी बेटा, उसी एनर्जी को नाम दिया जाता है क्या? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, शाबाश। तो हमें ये डिफाइन, तो अब मान लेना बेटा, कोई भी सिस्टम ले लो, मान लो, दिमाग में ले लो ना बेटा, कोई भी सिस्टम, क्योंकि सिस्टम हमारे पास या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। कोई भी सिस्टम बेटा दिमाग में सोच लो, जो भी उस सिस्टम के साथ एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके साथ जो टोटल एनर्जी होगी बेटा, उसी एनर्जी को नाम दिया जाता है कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाएगा वो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, यानी बेसिकली इंटरनल एनर्जी होती है ना टोटल एनर्जी, बोलो हां या ना। तो आप बोलोगे सर इन मॉलिक्यूल्स के साथ होगी काइनेटिक एनर्जी, बोलो हां या ना। इन मॉलिक्यूल्स के साथ होगी पोटेंशियल एनर्जी, बोलो हां या ना। इन मॉलिक्यूल्स के साथ होगी न्यूक्लियर एनर्जी, बोलो हां या ना। इनके साथ होगी वाइब्रेशनल एनर्जी एंड सो ऑन। बेटा अगर कोई एनर्जी और भी होगी, सो ऑन, इसी इनका समेशन जो होता है उसी को हम नाम बोलते हैं बेटा यू और ई, या तो हम डिनोट करते यानी समेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विथ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी जो भी इसकी टोटल एनर्जी होगी बेटा, उसी को नाम दिया जाता है बेटा कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। चलिए अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो पूछता है थर्मोडायनेमिक्स में से, दैट इज स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट इट इज मैथमेटिकल रिलेशन, या राइट इट इज मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, पहले हम स्टेटमेंट देंगे, किसका स्टेटमेंट देंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट, फिर उसके बाद देखेंगे इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट हम देख लेंगे। स्टेटमेंट, द टोटल एनर्जी of an isolated system, the total energy of an isolated system, isolated system होने का मतलब क्या है? और यूनिवर्स, the total energy of an isolated system होने का मतलब क्या है? यूनिवर्स remains constant, यानी जो टोटल एनर्जी होगी एक आइसोलेटेड सिस्टम बेटा हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में किसको बोला जाता है? यूनिवर्स को। या आप बोलोगे जो टोटल एनर्जी होगी एक यूनिवर्स की, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। अच्छा मुझे बोलेगा जो टोटल एनर्जी होती है उसको नाम क्या दिया जाता है? इंटरनल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी होती है एक सिस्टम की उसको क्या बेटा नाम दिया जाता है? इंटरनल एनर्जी। वो वही बोला ना, वेरी गुड। तो हम बोलेंगे फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्या आप लिखोगे बेटा? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम जो टोटल एनर्जी होती है यू, क्या यू का वैल्यू होगा कांस्टेंट? बोलो हां या ना, तो बोल दो ना। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम यू का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट। अच्छा मुझे बोलेगा अगर यू का वैल्यू कांस्टेंट होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी यू? जीरो होगा। और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू? डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा? जीरो। अगर आपको बेटा कभी जिंदगी में पूछा जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा यू का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा यू का वैल्यू जीरो होता है। अच्छा क्यों जीरो होता है? सर यू का वैल्यू कांस्टेंट, चेंज इन यू कितना होगा? जीरो। डी यू का वैल्यू जीरो होगा और बिगर चेंज डेल्टा यू का वैल्यू भी किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। ठीक है, और साथ में क्या देंगे? ये आपने बेटा स्टेटमेंट दिया, किसका स्टेटमेंट बेटा आपने दिया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का।
यानी ये स्टेटमेंट बेटा आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दिया। साथ में क्या पूछा गया, राइट इट इज मैथमेटिकल रिलेशन और राइट इट इज मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, यहां देख लो, मान लो बेटा 2 मिनट के लिए, सर क्या मानना है, ये मान लो ना बेटा ये कोई सिस्टम हमारे पास है, बोल दो, मान लो कोई सिस्टम हमारे पास है, और मान लो बेटा ये कोई क्लोज्ड गैसियस सिस्टम है, मान लो। सर मान लिया, क्या माना बेटा, अंदर क्या है, क्लोज्ड गैसियस सिस्टम, बाहर क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम को सराउंडिंग से कौन सेपरेट करता है, बाउंड्री और वॉल। वेरी गुड। अब इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी, अब इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी, क्या उसको नाम दिया जाता है इंटरनल एनर्जी। अंदर क्या है बेटा, सिस्टम, बाहर क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम को कौन सराउंडिंग से सेपरेट करता है, बाउंड्री और वॉल। बात समझ में आ रही। अब इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, अब इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, सपोज ये एक क्लोज्ड गैसियस सिस्टम है, मान लो। सर मान लिया, क्या माना, क्लोज्ड गैसियस सिस्टम। वेरी गुड। जरा मुझे बोलिएगा बेटा, इसकी जो टोटल एनर्जी है बेटा, उसका नाम दिया जाएगा U1। क्या नाम दिया जाएगा, U1। अच्छा, अगर मैं बोल दूंगा U1 क्या है, तो आप बोलोगे सर इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। आप बोलोगे इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब 2 मिनट के लिए इसको हम बेटा यहां से हीट दे देंगे। दे दो ना बेटा, दिया, क्या सप्लाई की बेटा, हीट। वेरी गुड। जब आपने हीट सप्लाई की, जरा मुझे बोलेगा बेटा क्या इसकी एनर्जी बढ़ेगी कि इसकी एनर्जी घटेगी। सर दुनिया को पता है कि एनर्जी बढ़ेगी। ओह मेरे लाल, बढ़ेगी। कितनी बनेगी, सर पहले था U1 और आपने Q हीट दे दी, तो अब ये बन जाएगा बेटा U1 प्लस Q। वाह, इज दिस क्लियर। अब चलिए बेटा, अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं W, अब हम सिस्टम पे कितनी वर्क कर रहे हैं, W। W इज ऑल्सो द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। व्हाट इज हीट, हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। Q होता है हीट, हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जो किस किस के बीच में होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। W क्या है, वर्क, इट इज ऑल्सो द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जो किस किस के बीच में होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अच्छा मुझे बोलिएगा बेटा इसकी टोटल एनर्जी क्या बनेगी, लाला। तो आप बोलोगे सर इसकी जो टोटल एनर्जी बनेगी वो बनेगी U1 प्लस Q प्लस W। U1 प्लस Q प्लस W। अच्छा, अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी, अच्छा व्हाट इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी, तो आप बोलोगे सर U1। मैं बोलूंगा ठीक है, व्हाट इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी, तो आप बोलोगे सर फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। क्या लाला इसी को नाम दिया जाएगा U2, क्या इसी को नाम दिया जाएगा U2, बोलो हाँ या ना। फिर मुझे बोलेगा बेटा U1 को बेटा इस साइड लाएंगे, तो क्या हम लिखेंगे बेटा यहां पर U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W, बोल दो हाँ या ना। जरा मुझे बोलेगा बेटा U2 माइनस U1 को हम क्या नाम बोलेंगे, डेल्टा U। फिर मुझे बोलेगा डेल्टा U का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, Q प्लस W। वही आपने लिखा ना, डेल्टा U का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा U का वैल्यू आ जाएगा Q प्लस W। इस चीज को हम नाम बोलते बेटा, दिस इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लोट, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी डेल्टा U का वैल्यू बेटा किसके बराबर आ गया, Q प्लस W। यानी क्वेश्चन हमारे पास क्या था बेटा, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो तो स्टेटमेंट दे दिया। दूसरा क्या दे के था, राइट इट इज मैथमेटिकल रिलेशन, वो भी तो लाला लिख लिया। दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q का मतलब क्या होता है, हीट। Q का मतलब क्या होता है, सिंपली हीट। और W का मतलब क्या होता है बेटा, वर्क। एक सिस्टम की टोटल एनर्जी आप दो चीजें से, दो तरीके से चेंज कर सकते हो, either in the form of heat और in the form of work और in the form of both।
और चेंज, इसका कहने का मतलब क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आप चेंज कर सकते हो, कैसे बेटा, either इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क और इन द फॉर्म ऑफ बोथ। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बेटा, चलिए बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज डिफाइन एंट्रोपी, यानी आपको एंट्रोपी को डिफाइन करना है। फिर साथ में क्या लिखे, व्हाट विल हैपन टू एंट्रोपी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, चलिए बेटा, मान लो पहले हमें एंट्रोपी को डिफाइन करना है, यहां देख लो बेटा। ठीक है, हमें किसको डिफाइन करना है बेटा, एंट्रोपी को। यहां देखिए, मान लो बेटा ये एक कंटेनर, ये एक क्लोज्ड कंटेनर हमारे पास है। ठीक है, अब मुझे बोलेगा बेटा, अगर ये क्लोज्ड कंटेनर हमारे पास है कि नहीं, और आप एक चीज मान के चलो बेटा, इसमें हमारे पास गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स, गैशियस मॉलिक्यूल्स। जो मैं बेटा ध्यान देना बेटा, पूरा समझ लेना, हमारे पास बेटा ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बेटा हमारे पास गैशियस मॉलिक्यूल्स है, और मैंने उन गैशियस मॉलिक्यूल्स को बेटा कॉर्नर में जमा कर दिया। मैंने इन मॉलिक्यूल्स को, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास थे, हमने बेटा उन सारे मॉलिक्यूल्स को बेटा कॉर्नर में जमा कर लिया। मान लो 2 मिनट के लिए बेटा आपके पास है 100 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास है, 100 मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है E। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, E। फिर मुझे बोलेगा 100 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी होगी, 100 E। क्या हम बोलेंगे बेटा ये 100 E होगी यहां पर टोटल एनर्जी, बोलो हां या ना। क्या हम बोलेंगे बेटा ये 100 E होगी टोटल एनर्जी, इज दिस क्लियर। जरा मुझे बोलेगा बेटा, क्या ये मॉलिक्यूल्स, जैसे इस रूम में बेटा हमारे पास, या जिस रूम में आप देख रहे हो इस लेक्चर को बेटा, गौर कीजिएगा बेटा, उसी रूम के कॉर्नर में आपने कितने मॉलिक्यूल्स को बेटा असेंबल किया, 100 मॉलिक्यूल्स को। जरा मुझे बोलेगा इन मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी कितनी है, 100 E। कुछ होगा अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को छोड़ोगे, हां सर होगा। क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स, बात समझ लेना बेटा, या सारे मॉलिक्यूल्स बेटा इस पूरे कंटेनर में फिल हो जाएंगे, इस तरीके से चले जाएंगे। अब मुझे बोलिएगा बेटा, अभी तक एनर्जी क्या थी, लोकलाइज। अभी तक एनर्जी क्या थी, लोकलाइज। अभी तक मॉलिक्यूल्स क्या थे, लोकलाइज। अब मुझे बोलेगा बेटा ये खुद ब खुद हो जाएगा ना, यानी वी कॉल्ड दिस प्रोसेस एज स्पॉन्टेनियस, यानी ये खुद ब खुद हो जाएगा ना। जरा मुझे बोलेगा बेटा, क्या ये एनर्जी बेटा लोकलाइज हो जाएगी कि एनर्जी बेटा डिस्पर्स हो जाएगी, डिस्पर्स। एनर्जी बेटा लोकलाइज हो गई कि एनर्जी बेटा डिस्पर्स हो गई, डिस्पर्स हो गई। एनर्जी बेटा क्या हुई, डिस्पर्स। अच्छा मुझे बोलेगा, क्या मैं यहां पर लिख लेता हूं बेटा डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी ऑकर्स, डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी ऑकर्स। क्या डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी हुई, हां हुई। जरा मुझे बोलेगा इस डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी की वजह से क्या हुआ, इस डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी की वजह से सिस्टम में बेटा रैंडमनेस आ गई। इस डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी की वजह से क्या आ गया, इट लीड्स टू रैंडमनेस, इट लीड्स टू रैंडमनेस। अच्छा मुझे बोलेगा, अगर इसकी वजह से, जब डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी हुआ, डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी की वजह से क्या आ गई बेटा, रैंडमनेस आ गई कि नहीं। अच्छा मुझे बोलिएगा बेटा, अब इस सिस्टम में जो ये रैंडमनेस है बेटा, इसी रैंडमनेस को नाम दिया जाता है एंट्रोपी। यानी कहने का मतलब हुआ, अगर आपको एंट्रोपी को डिफाइन करना होगा, एंट्रोपी को हम डिनोट करते बेटा एस से। किससे डिनोट करते, एस से। तो क्या बोलोगे, एंट्रोपी। ध्यान देना, अगर डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, अगर डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो रैंडमनेस भी क्या होगी, ज्यादा। तो कैन यू से, अब सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है, अब सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है, उसी को नाम दिया जाता है एंट्रोपी। यानी एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ randomness of a system. Entropy is a measure of randomness of a system. Entropy is a measure of randomness of a system. ठीक है बेटा। जरा मुझे बोलिएगा बेटा, अगर
डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी। अच्छा मुझे बोलिएगा ये रैंडमनेस किसकी वजह से आ गई? डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी की वजह से। तो कैन यू से अगर डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा, अगर डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा तो कहने का मतलब हुआ, तो आप बोलोगे सर रैंडमनेस भी ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे सर रैंडमनेस भी ज्यादा होगी। जब रैंडमनेस ज्यादा होगी, रैंडमनेस का मतलब हुआ क्या सिस्टम में ऑर्डर होगा कि डिसऑर्डर? डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर भी क्या होगा? ज्यादा। जब डिसऑर्डर ज्यादा होगा तो आप बोलोगे देयरफॉर एंट्रोपी भी क्या होगी? ज्यादा। इज दिस क्लियर? अच्छा मुझे बोलिएगा जहां पर बेटा डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा, जहां पर डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी क्या होगा? ज्यादा, वहां पर रैंडमनेस ज्यादा होगी, वहां पर डिसऑर्डर भी ज्यादा होगा, और वहां पर बेटा एंट्रोपी भी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, बात समझ लेना। अब अगर आपको आज के बाद कभी पूछा जाएगा एंट्रोपी क्या होती है, तो आप बोल देना एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस कितनी है सिस्टम में, यानी डिसऑर्डर कितना है सिस्टम में। अब ये डिसऑर्डर बेटा सिस्टम में किसकी वजह से आता है, तो आप बोलोगे सर डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी की वजह से आते हैं रैंडमनेस। ठीक है। जरा मुझे बोलेगा बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन टू एंट्रोपी। एंट्रोपी को क्या हो जाएगा? ये बेटा चेंज इन एंट्रोपी नहीं लिख के है, ये लिख के है बेटा एंट्रोपी। व्हाट विल हैपन टू एंट्रोपी, एंट्रोपी को क्या होगा बेटा? ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर, अगर आप टेंपरेचर को क्या कर लोगे? इंक्रीज। ठीक है। अब मुझे बोलेगा अगर हम टेंपरेचर बढ़ा देंगे, जरा मुझे बोलेगा दूसरा पार्ट क्वेश्चन का कि अगर हम देख लेंगे बेटा ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर, अगर आप टेंपरेचर को बेटा क्या कर लोगे? इंक्रीज। जरा मुझे बोलेगा बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो उसकी वजह से बेटा मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा। जब मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगी? रैंडमनेस बढ़ेगी। जब रैंडमनेस बढ़ेगी देयरफॉर एंट्रोपी भी बढ़ेगी, देयरफॉर एंट्रोपी भी बढ़ेगी। जब आप टेंपरेचर बढ़ा दोगे तो टेंपरेचर बढ़ाने से क्या होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा। जब मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो आप बोलोगे सर रैंडमनेस बढ़ेगा। जब रैंडमनेस बढ़ेगा तो आप बोलोगे सर एंट्रोपी बढ़ेगा। इज दिस क्लियर? शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है लिख के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा अगर आपको बेटा कभी पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स जिंदगी में, डेल्टा एस जो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। अब आप बोलोगे सर ये क्यू है, क्या है? क्यू इज द, क्यू जो होता है इट इज हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड रिवर्सिबली। टी क्या होता है बेटा? टी हमारे पास होता है टेंपरेचर एट विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, at which heat is absorbed or released. T is the temperature at which heat is absorbed or released. जरा मुझे बोलेगा Q का वैल्यू क्या होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस। जरा मुझे बोलेगा पहले लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बोला था आपको, एक जगह मैं आपको फिर से ये बोलूंगा एडियाबेटिक प्रोसेस। जरा मुझे बोलेगा फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस Q का वैल्यू कितना होगा? For an adiabatic process, जरा मुझे बोलेगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q का वैल्यू कितना होगा? 0। तो आप बोलोगे डेल्टा S का वैल्यू कितना होगा? 0, क्योंकि अगर Q का वैल्यू 0 होगा तो डेल्टा S का वैल्यू भी क्या आएगा? 0। चलिए बेटा अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है? डिफाइन एंथैल्पी। आपको बेटा एंथैल्पी को क्या डिफाइन करना है, ठीक है? यहां देखिए अब एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम डिनोट करते बेटा एस से।
ठीक है, मैं डिफाइन कर लेता हूं एंथैल्पी को, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज कॉल्ड एंथैल्पी। यानी जो एंथैल्पी हमारे पास है, ये दो चीजों का बेटा सम होता है। किस किस का बेटा? एक तो बेटा इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी पीवी। यानी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम जो होता है, उसी को हम नाम बोलते हैं बेटा क्या? एंथैल्पी। एंड वी डिनोट द एंथैल्पी बाय एच। ठीक है, यानी एच का वैल्यू किसके बराबर होगा? यू प्लस पीवी। व्हाट इज पी? प्रेशर ऑफ द गैस। व्हाट इज वी? वॉल्यूम। अच्छा मुझे बोलिएगा, अगर आपको बेटा यहां पर पूछा जाएगा कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, यानी आप एक चीज बोलोगे कि जो H हमारे पास होता है, H होता है बराबर किसके बराबर? U प्लस पीवी। अच्छा मुझे बोलेगा डेल्टा H का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P इंटू V। ठीक है, आपने कभी डिफरेंशिएशन की होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई, तो आप कैसे करते हो? x को बेटा कांस्टेंट निकालते हो बाहर, फिर करते हो x इंटू डी वाई, फिर बेटा y को बेटा बाहर निकालते हो y इंटू डी एक्स। वैसे बेटा आप क्या लिखोगे यहां पर? डेल्टा H जो हमारे पास होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P बेटा बाहर, तो हम लिखेंगे P डेल्टा V प्लस V बाहर V डेल्टा P। ठीक है, ये बेटा हमारे पास होता है डेल्टा H। ये हमारे पास क्या होता है? डेल्टा H। अच्छा मुझे बोलेगा बेटा, अगर आपको पूछा जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। जरा मुझे बोलेगा बेटा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी? डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा इस इक्वेशन में? जरा मुझे बोल दो ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी? 0। तो आप बोलोगे डेल्टा H इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा U प्लस V डेल्टा P। अच्छा मुझे बोलेगा बेटा, अगर आपको पूछा जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं बेटा, वो केमिकल रिएक्शन होते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे ही। अच्छा मुझे बोलेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, जरा मुझे जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा P का वैल्यू 0। तो अगर आप देख लोगे डेल्टा H इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इसीलिए बेटा अगर आपने अपनी एनसीईआरटी देखा होगा, तो उस एनसीईआरटी में बेटा यही वाली इक्वेशन लिख के है, क्योंकि आपका जो चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, ये आपके पास बेटा केमिस्ट्री में है। हम बेटा यहां पर केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर रहे हैं, और यहां पर बेटा बात चल रही होगी केमिकल रिएक्शंस की। और केमिकल रिएक्शंस कहां पर होते बेटा? एट कांस्टेंट प्रेशर पे। इसीलिए बेटा आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे लिख के होगा डेल्टा H जो होगा बराबर दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इज दिस क्लियर? शाबाश। उसके बाद क्या पूछा गया नेक्स्ट बेटा? गिवन दैट डेल्टा H इज इक्वल टू 0 फॉर द मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। डेल्टा H का वैल्यू 0 है फॉर द मिक्सिंग ऑफ द टू गैसेस। Explain whether the diffusion of gases into each other in a container is a spontaneous process or not। यानी बेटा मैं ऐसे समझा देता हूं बेटा आपको, बात समझ लेना। मान लो, अच्छा मुझे बोलेगा डेल्टा H का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? पहले मैं इस चीज को समझा देता हूं। डेल्टा H का वैल्यू 0 होने का मतलब हुआ ना उसमें हीट एब्जॉर्ब हुई ना हीट रिलीज हुई, neither heat is absorbed or released।
एब्जॉर्बर नॉर रिलीज। ना तो हीट एब्जॉर्ब ही होती है ना हीट रिलीज ही होती है, ध्यान देना। ठीक है, यहां पर बेटा एक काम कर लेते हैं, यहां पर मैं एक स्टॉप कॉक रख लेता हूं। यहां पर मैंने एक स्टॉप कॉक रख लिया बेटा। इस कंटेनर में हमने लिया गैस ए और इस कंटेनर में हमने लिया गैस बी। ठीक है, जरा मुझे बोलेगा अगर इस कंटेनर में हमने गैस ए लिया, अगर इस कंटेनर में हमने क्या लिया, गैस ए, मैं इसी क्वेश्चन को बेटा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इस कंटेनर में हमने गैस ए लिया और इस कंटेनर में हमने गैस बी लिया। अच्छा, अगर आप अंदर बेटा किसी भी जगह देख लोगे ना, हर किसी जगह गैस ए होगा। इज दिस क्लियर? यानी कहने का मतलब हुआ, अगर मैं इमेजिनरी स्लॉट्स मान लेता हूं, हर किसी इमेजिनरी स्लॉट पे होगा गैस ए, यानी यहां पर भी होगा ए ए ए, हर किसी इमेजिनरी स्लॉट, हर किसी स्लॉट में होगा गैस ए। क्या ये ऑड और स्टेट है? हां। अच्छा, मुझे बोलेगा अगर इसमें गैस बी है तो आप एक चीज बोलोगे, सर फिर यहां पर होगा, हर किसी जगह होगा गैस बी। यहां पर बेटा मान लो बेटा गैस बी है, फिर आप एक चीज बोलोगे, सर हर किसी स्लॉट में होगा गैस बी, यानी हर किसी स्लॉट में होगा गैस बी। अब एक काम कर लेते हैं बेटा, अगर हम इस स्टॉप कॉक को हटा देते हैं, अगर हम इस स्टॉप कॉक को क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। अच्छा, जब डेल्टा इज जीरो का मतलब होगा बेटा दैट इज बेसिकली एन आइडियल गैसेस। ये आइडियल गैसेस होता है, दैट इज अ दूसरा पार्ट बेटा। अब हम वहां पर नहीं जाएंगे, यहां देख लेना। अब जब मैं, ये भी ऑर्डर स्टेट में बेटा आपको नजर आती है, ये भी बेटा ऑर्डर स्टेट में नजर आती है, बोलो हाँ या ना? ये ऑर्डर आपको नजर आना है ना, हर किसी जगह ए है, यहां पर भी बेटा आपको ऑर्डर स्टेट ही नजर आती है ना, क्योंकि हर किसी जगह बेटा आपको क्या मिल रहा है, बी। अच्छा, अगर मैं स्टॉप कॉक को बेटा हटा देता हूं, अगर मैं स्टॉप कॉक को बेटा हटा देता हूं, तो आप बोलोगे सर वहां पर होगी मिक्सिंग। अगर हम स्टॉप कॉक को हटा देते हैं तो वहां पर एक चीज होगा, वहां पर मिक्सिंग होगी, यानी यहां पर इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, जरा मुझे बोलेगा बेटा यही हुआ ना, आपको बेटा पूछा गया ना क्वेश्चन में कि मिक्सिंग ऑफ गैसेस कर देना, तो आपने किया यहां पर। फिर आप मुझे एक चीज बोलेगा बेटा, अगर इसमें आपको पूछा गया है, आपको बेटा यहां से मुझे बोलेगा व्हाट विल बी द चेंज इन मास, डेल्टा एम का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर डेल्टा एम का वैल्यू 0 होगा। इज दिस क्लियर? जरा मुझे बोलेगा बेटा अगर आपको बोला जाएगा हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई या हीट कितनी रिलीज हुई, तो आप क्या बोलोगे, 0। अच्छा, मुझे बोलेगा बेटा उसके बाद आपको, अगर आपको पूछा जाएगा डेल्टा एम, जब आप बेटा स्टॉप कॉक को उठा दोगे, ये गैसेस आपस में मिक्स हो जाएंगे ना, देयर विल बी द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब मुझे बोलेगा बेटा, और आप मान के चलते हो ये जो इनके बीच में बेटा आपने एक पाइप लगा दी ना, इसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम है। फिर आप मुझे बोलेगा बेटा डेल्टा एम का वैल्यू कितना है, 0, क्यू का वैल्यू कितना है, 0। वो बात समझा? अच्छा, मुझे बोलेगा इसमें वर्क कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, जरा मुझे बोलेगा बेटा जहां पर ये चीजें होती है, इसमें बेटा वर्क नहीं होते, जहां पर ये चीजें होती है, ये 3 चीजें जहां पर होती है, ठीक है बेटा, वी कॉल्ड दैट एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। उसको हम क्या नाम बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। इसको हम क्या नाम बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। और अब मुझे बोलेगा क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस।
क्या आप बोल रहे हो बेटा जब भी एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा, जब भी एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होने का यूनिवर्स, उसमें जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है तो उसका डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कहता है, यानी यहां पर मैं लिखूंगा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एस जो हमारे पास होगा, डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। डेल्टा एस का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। और ये हमारे पास होता है व्हाट वी कॉल्ड एज, जिसको हम नाम बोलते बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब मुझे बोलेगा क्या इस सिस्टम में बेटा रैंडमनेस आ गई? हां, जब रैंडमनेस आ गई फिर आपको क्या पूछा गया? वेदर द डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू ईच अदर इन अ कंटेनर इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉट। क्या यहां पर बेटा डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा? हां सर, जब डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा फिर आप मुझे बोलेगा ये प्रोसेस कौन सी होगी? जब डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा फिर ये प्रोसेस हमारे पास क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी उसका मतलब हुआ कि ये प्रोसेस जो हमारे पास है, ये प्रोसेस क्या होनी चाहिए? स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। यानी वही आपने लिखा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव, तब वो प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बेटा, अब जो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी क्या होते हैं? What is the value of delta G for a spontaneous process, non-spontaneous process and at equilibrium? आपको डेल्टा जी पहले आपको डिफाइन करना है गिब्स फ्री एनर्जी को। ध्यान देना, पहले हम डिफाइन करेंगे किसको बेटा? गिब्स फ्री एनर्जी को। और गिब्स फ्री एनर्जी वी डिनोट इट विथ G। चलिए बेटा, अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होते हैं? पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी, पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्ट, यानी टोटल एनर्जी में से आप कितना बेटा यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम नाम बोलते बेटा क्या? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। अच्छा, मुझे बोलेगा दूसरा पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल एट, इट इज एप्लीकेबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे एप्लीकेबल है। क्या बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे एप्लीकेबल है? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। फिर मुझे बोलेगा बेटा मैथमेटिकली बेटा अगर हम देख लेंगे जी किसके बराबर होता है, यहां पर देखिएगा मैथमेटिकली बेटा जी जो होता है इट इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। व्हाट इज जी? गिब्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज एच? एंथैल्पी। व्हाट इज टी? टेम्परेचर। एंड व्हाट इज एस? एंट्रोपी। हमने ऑलरेडी बोला कि गिब्स फ्री एनर्जी कब एप्लीकेबल है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा जी किसके बराबर आ जाएगा? दैट आज वो आ जाएगा बराबर डेल्टा एच माइनस, चूंकि टी कांस्टेंट है, टी डेल्टा एस। यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये था बेटा गिब्स फ्री एनर्जी। दूसरा क्या पूछा गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी? आपको डेल्टा जी का वैल्यू बोलना है। किसके लिए बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, और कहां पर बेटा? एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी का वैल्यू क्या है? ध्यान देना। तो अगर हम देख लेंगे बेटा केस फर्स्ट, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर हमारे पास प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस, तब उसका बेटा डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। दूसरा बेटा केस सेकंड, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस,
फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। नंबर थर्ड, केस थर्ड, दैट इज एट इक्विलिब्रियम। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात कर लेता हूं तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम के टाइम पे बेटा डेल्टा जी का वैल्यू जो होगा, डेल्टा जी का वैल्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। यानी आपके पास तीन कंडीशंस आ गई। कौन कौन सी? अगर मैं बोलूंगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस, तो आप बोल देना सर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है दैट इज डेल्टा जी। डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। मैं बोलूंगा बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो आप बोल देना सर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव। मैं बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम, तो आपको बेटा डेल्टा जी का वैल्यू 0। और ये आपके बेटा बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बेटा यह पूछा जा सकता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, और इक्विलिब्रियम के टाइम पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट है डिफाइन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बात समझ लेना। इसको हम बेटा नाम बोलते बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या बेटा इसको आप देखोगे लिख के होगा हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, या इसको हम नाम बोलते बेटा व्हाट वी कॉल एज एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, या तो हम इसको नाम बोलते हैं और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। यानी जहां पर भी आप देखोगे ना लिख के होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, समझ लेना बेटा यह बात हो रही है डेल्टा एच की। याद रख लेना बेटा इस बात को, जहां पर भी आप देखोगे लिख के होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब होता है हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। वो डायरेक्टली लिखेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो समझ लेना बेटा इट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा एच से। मान लो बेटा कोई रिएक्शन हमारे पास है ए गिव्स बी, मान लो, ठीक है। अगर हमारे पास रिएक्शन है बेटा कोई ए गिव्स बी, या तो बेटा इसमें ध्यान देना बेटा, या तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी या तो इसमें हीट रिलीज होगी। अब आप बोलोगे सर इसमें क्यों हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट रिलीज होती है? जब भी मैं नाम बोलूंगा केमिकल रिएक्शन, क्या नाम बोलूंगा? केमिकल रिएक्शन। क्या ये हमारे पास बेटा केमिकल रिएक्शन है? बोल दो बेटा, क्या ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है? हां, तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास होती है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, जिसकी वजह से या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट रिलीज होगी। मान लो बेटा ए की एंथैल्पी जो है, मान लो बेटा 2 मिनट के लिए ए की एंथैल्पी है बेटा H1, कितनी है एंथैल्पी? H1। और बी की एंथैल्पी है बेटा H2, कितनी है बेटा? H2। अच्छा मुझे बोलेगा जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी होती है स्टेट फंक्शन। जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी बेटा स्टेट फंक्शन है। जब मैं बोलूंगा स्टेट फंक्शन तो कहने का मतलब हुआ इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच? जरा मुझे बोलेगा डेल्टा एच किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे एच फाइनल। एच फाइनल हमारे पास क्या होगा? H2 माइनस एच इनिशियल। एच इनिशियल क्या होगा? H1। जो डेल्टा एच होगा चेंज इन एंथैल्पी, वो किसके बराबर होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज डेल्टा एच का वैल्यू होगा H2 माइनस H1। ठीक है, अब मुझे बोलेगा जब भी ये रिएक्शन होगी, जब भी ये रिएक्शन होगी, फिर मुझे बोलेगा बेटा या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट रिलीज होगी। अब इस रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी या कितनी हीट रिलीज हो जाएगी, उसी को बेटा नाम बोलते बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी कहने का मतलब हुआ अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना होगा तो आप क्या बोलोगे? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, द अमाउंट ऑफ हीट absorbed or released during the complete course of reaction, during the complete course of reaction, during the complete course of reaction is called enthalpy of reaction, is called enthalpy of reaction।
उसी को हम बेटा क्या नाम बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब मुझे बोलेगा बेटा, या तो बेटा अगर हम बात कर लेंगे रिएक्शन की, किसकी बात कर लेंगे, रिएक्शन की, जरा मुझे बोलेगा या तो रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, या तो रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, या तो हीट रिलीज होगी। अगर हीट रिलीज होगी, अगर हीट रिलीज होगी, देन वी कॉल्ड दैट एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हुआ हीट इज रिलीज्ड। हीट क्या होती है बेटा, रिलीज होती है इसमें। अगर हीट रिलीज होती है तो इसका डेल्टा एच का वैल्यू जो होता है, डेल्टा एच का वैल्यू बेटा नेगेटिव होता है। साथ में बेटा ये दूसरी एक रिएक्शन होती है बेटा, जिसको हम नाम बोलते हैं बेटा व्हाट वी कॉल्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हुआ बेटा जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो हम बोलेंगे बेटा हीट इज एब्जॉर्ब्ड। जब हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा, दूसरी बात मुझे बोलेगा डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डेल्टा एच का वैल्यू होगा पॉजिटिव। यानी अगर आपको पूछा जाएगा रिएक्शन कितने तरीके के, तो आप बोलोगे सर ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी रिएक्शन दो तरीके से, या तो होगा एक्सोथर्मिक या तो होगा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्टेट हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब पहले मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख लेता हूं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। पहले बेटा इसको डिस्कस करने से पहले इस चीज को बेटा याद रखिएगा, जो एंथैल्पी होते हैं ये कौन सी फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है जो डिपेंड करेगा इनिशियल स्टेट पे और जो डिपेंड करेगा फाइनल स्टेट पे। अब हमें डिफाइन किसको करना है, स्टेट हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। स्टेटमेंट देखिएगा बेटा, द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, the enthalpy change of a reaction, the enthalpy change of a reaction is same, the enthalpy change of reaction is same whether reaction takes place in one step, whether reaction takes place in one step, whether reaction takes place in one step or in a number of steps, or in a number of steps। यानी कहने का मतलब हुआ द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, जो डेल्टा एच एक रिएक्शन का होता है, जो डेल्टा एच एक रिएक्शन का होता है वो सेम होता है, चाहे रिएक्शन बेटा एक स्टेप में हो जाए या नंबर ऑफ स्टेप्स में हो जाए। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, यहां देख लेना बेटा, अगर मैंने लिखा बेटा ए गिव्स बी, क्या ये बेटा रिएक्शन है, मान लो बेटा ये रिएक्शन है, ए गिव्स बी, मान लो ना सर, मान लिया, चलो बोल दिया ना पहले भी बेटा, कभी कश्मीरियों का भी माना करो, ए गिव्स बी, ठीक है। अब मुझे बोलेगा अगर मैं बोल रहा हूं बेटा ए गिव्स बी, इसकी कुछ एंथैल्पी चेंज होगी, हाँ होगी, तो मैं बोलूंगा इसकी एंथैल्पी चेंज जो होगी दैट विल बी डेल्टा एच। इसकी एंथैल्पी चेंज कितनी होगी, डेल्टा एच। अब ये डेल्टा एच का वैल्यू बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव भी होगा। जरा मुझे बोलेगा ये डेल्टा एच किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डेल्टा एंथैल्पी जो होते हैं दैट इज अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन ए एंड बी। ये किस किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी पे। लेट अस सपोज ए से बना P, फिर P से बना B। अब मुझे बोलेगा यहां से कितने स्टेप में हो रहा था, एक स्टेप, यहां से अब ये कितने स्टेप में हो रहा है, दो स्टेप। इसकी एंथैल्पी चेंज है बेटा यहां पर मान लो बेटा डेल्टा H1, इसकी एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H2। जरा मुझे बोलेगा अगर आपको यह पूछा जाएगा, अगर आपको पूछा जाएगा, यहां देख लो, जरा मुझे बोलेगा यहां से लेकर यहां तक टोटल में कितनी एंथैल्पी चेंज, यहां से लेकर यहां तक, बात समझ लेना, जहां से मैं यहां से देख लो, यहां से लेकर यहां तक कितनी टोटल एंथैल्पी चेंज, तो आप बोलोगे सर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2।
अच्छा, ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 किस पे डिपेंड करेगा? ए और बी पे, क्योंकि डेल्टा H इज ए स्टेट फंक्शन और साथ में बेटा डेल्टा H इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहां से लेकर यहां तक टोटल में एंथैल्पी चेंज कितनी है? तो आप क्या बोलोगे? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। यहां देखिएगा बेटा, ए से बना 2 मिनट के लिए बेटा, ए से बना x, x से बना y और y से बना b। जरा मुझे बोलेगा बेटा, यहां पर एंथैल्पी चेंज जो है दैट इज इक्वल टू, यहां से एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H3, यहां से एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H4 और यहां से एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H5। जरा मुझे बोलेगा ए से बी तक, यहां देख लो बेटा, ए से बी तक यहां से टोटल में कितनी एंथैल्पी चेंज, जरा देख लो बेटा, कितना होगा? डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। अच्छा, इन तीनों का सम किस पे डिपेंड करेगा? ए और बी पे। तो हिसिस लॉ क्या कहता है? हिसिस लॉ कहता है चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए, चाहे रिएक्शन बेटा एक स्टेप में हो जाए या नंबर ऑफ स्टेप्स में हो जाए, डेल्टा H का वैल्यू क्या रहता है? सेम, यानी डेल्टा H विल बी इक्वल टू, यानी आप लिख लोगे डेल्टा H विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, या दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। ये हमारे पास कौन सा लॉ है बेटा? व्हाट वी कॉल्ड एज ए हिसिस लॉ। स्टेट हिसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हमने बेटा स्टेटमेंट लिख लिया और उसके बाद इसको बेटा एक्सप्लेन किया। डेल्टा H का वैल्यू बेटा खाली इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, क्योंकि ए हमारे पास कहलाएगा इनिशियल स्टेट और बी हमारे पास कहलाएगा फाइनल स्टेट। चलिए बेटा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है? ठीक है, ध्यान देना बेटा। अच्छा, मुझे बोलेगा बेटा, पहले आप मुझे बोलेगा बेटा कंबशन क्या होता है? कंबशन का सिंपली मतलब होता है बेटा जलना, और आधा ही नहीं जलना, पूरा जलना। जब भी कोई चीज जलता है तो वहां से बेटा हीट रिलीज होती है। जब भी कोई चीज जलता है बेटा वहां से क्या होती है? हीट रिलीज होती है। तो पहला पॉइंट, बिफोर वी डिफाइन द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हम बोलेंगे कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कंबशन रिएक्शंस हमेशा क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक। अब मुझे बोलिएगा बेटा, अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है? जब भी बेटा एक मोल सबस्टेंस बेटा कंबशन रिएक्शन दिखाएगा, जब भी बेटा एक मोल सबस्टेंस क्या दिखाएगा? कंबशन रिएक्शन, उस टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम नाम बोलते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यानी एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released, amount of energy released, it is defined as the amount of energy released when 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance is burnt in excess of oxygen. When 1 mole of substance is burnt in excess of oxygen, यानी कितनी हीट रिलीज हो जाएगी जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न हो जाएगा इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जैसे बेटा मैं यहां पर लिख लेता हूं बेटा CH4 गैस, मीथेन हमारे पास, यहां पर लिख लेता हूं बेटा O2 गैस, और यहां से हम लिख लेंगे बेटा ये क्या देगा? इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में मुझे यहां पर क्या मिलेगा? H2O लिक्विड, यहां पर मिलेगा ट्वाइस, यहां पर होगा ट्वाइस। अब मुझे बोलेगा यहां पर मीथेन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। यानी कहने का मतलब हुआ बेटा हमारे पास क्या 1 मोल ऑफ मीथेन बर्न होता है? हां होता है, इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन।
तो वी कॉल्ड दिस एज, इसमें जो हीट रिलीज होगी, इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज होती है उसको हम नाम बोलते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा सी एच से। यानी एंथैल्पी ऑफ कंबशन को हम डिनोट करते हैं किससे बेटा? डेल्टा सी एच से। और ये होता है, पहले मुझे बोलेगा एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। फिर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव? नेगेटिव। दैट इज -890 किलो जूल्स पर मोल। यानी इसका मतलब हुआ, पर मोल होने का मतलब हुआ, जब 1 मोल मीथेन कंबशन रिएक्शन दिखाएगा तो उस टाइम पे बेटा कितनी हीट रिलीज होती है? 890 किलो जूल्स ऑफ द हीट इज रिलीज्ड। शाबाश। तो इसी के साथ बेटा हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर हम देख लेंगे बेटा, जितने भी आज तक क्वेश्चंस पूछे गए, एक तो वो डिस्कस किए और जिनके आने के चांसेस है बेटा। एंड थैंक यू।